हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है उसके वर्कबुक क्वेश्चंस देखे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर वर्कबुक में जो क्वेश्चन नंबर 75 तक के जो क्वेश्चंस है डिफ्लेक्शन के वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग जो कुछ हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ कुछ कंसेप्ट भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 अब हम लोग ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, आपको एक यूनिफॉर्म बीम दे रखी है, दैट इज ई आई जो है उसका कांस्टेंट है। ठीक है, पी क्यू जो आपके पास है बीम का नाम है, इन फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड एट एंड पी एंड फ्री एट एंड क्यू वेयर अ लोड डब्ल्यू इज अप्लाइड एज शोन। तो इस तरह से आप लोगों के पास एक क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में इस तरह से एक जो बीम है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, यानी कि ई आई उसका कांस्टेंट है, दे रखी है। यहाँ पर उसमें एक लोड लग रहा है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें लोड लग रहा है, दैट इज डब्ल्यू। ओके, इसका जो रेडियस दे रखा है, इसका जो रेडियस है दिस इज आर इसका रेडियस है। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है डेल क्यू विच इज बीटा डब्ल्यू आर क्यूब अपॉन ई आई, तो यहाँ पर बीटा की क्या वैल्यू होगी करेक्टेड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर पूरा डिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एट क्यू, देन जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे हम लोग, और जो बीटा जो टर्म दे रखा है सामने आपको उसकी वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ऐसे वाले जो भी प्रॉब्लम होंगे, आर्क वाले हो गए या कुछ भी आपके अलग तरह के शेप जो होंगे, उसके लिए सबसे जो यूजफुल है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यानी कि कास्टिग्लियानो थ्योरम आप लोग वहां पर यूज करके बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का कास्टिग्लियानो थ्योरम से बनेगा। ठीक है, और ऐसे जो भी आप लोगों के पास सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, कोई आर्क हो गया या कोई एंगल हो गया एल शेप का, आप लोग प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखाई देंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बनाने के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है बहुत ही यूजफुल होता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड से। ओके, स्ट्रेन एनर्जी मेथड यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड इसको जब यूज करना है हम लोगों को, तो हमको क्या चाहिए, mx चाहिए यहाँ पर, है ना। हम लोग जानते हैं जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei फ्रॉम 0 to l लिखते आए हैं हम लोग ना। यहाँ 0 to l की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में है। तो क्या करना होगा देखो ऐसे केस में, तो मैं यहाँ पर किसी भी लोकेशन पे इस तरह से एक अगर सेगमेंट लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ पर अगर एक एलिमेंट लेता हूँ लेटर से इस तरह से ds लेंथ का मैं एक एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ds लेंथ का एलिमेंट लेता हूँ, तो ये जो एलिमेंट है ds, ओके, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये इसका r डिस्टेंस में मौजूद है। ठीक है, नाउ लेट अस से कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो सेंटर ऑफ दिस आर्क है, यहाँ पर लेटर से पी क्यू, लेटर से यहाँ पर मैं ओ ले लिया इस तरह, तो यहाँ पर ये इस तरह से छोटा सा एक एलिमेंटल एंगल ये ड्रॉ कर रहा है, दैट इज डी थीटा, जी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है। और ये जो रेडियस है बेटा ये कितना हो गया आपके पास आर, तो आर्क जो होगा, आर्क जो होता है दैट इज एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, आर्क जो होता है दैट इज एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो वहां से ये हो जाएगा आप लोगों का जो ds है दैट विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, नाउ यहां पर आपके पास इस पे लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे आपके पास लोड लगा हुआ है इस पे, दिस इज द लोड दैट इज W। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, लेटर से ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, दिस विल बी आर साइन थीटा। तो ये जो एलिमेंट है आपके पास, इसको थोड़ा सा अलग से बना दे रहा हूं, ये जो एलिमेंट है इस पे जो बेंडिंग मोमेंट आया ड्यू टू दिस लोड, वो क्या हो जाएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर साइन थीटा। इस पॉइंट पे हम लोग को जानना है कि मोमेंट कितना है इस लोड के कारण, तो इस पॉइंट से इसकी जो लोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज आर साइन थीटा, तो डब्ल्यू इंटू आर साइन थीटा आप लोगों के पास जो मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है, उसकी वैल्यू जाएगी, तो जाएगा डब्ल्यू आर साइन थीटा, इस तरह से ये हो गया। ओके, सो डब्ल्यू आर साइन थीटा जो है आपके पास ये इसमें इस तरह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है एट एनी सेक्शन। ठीक है, एट एनी सेक्शन इस तरह से इसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ओके, तो इसके लिए जो स्ट्रेन एनर्जी है वो मैं लिख पाऊंगा यहां से, स्ट्रेन एनर्जी उसके लिए लिखूंगा दैट विल बी U इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू mx स्क्वायर। ठीक है, दैट इज W R साइन थीटा, W R साइन थीटा स्क्वायर इनटू एलिमेंट की लेंथ कितनी, दिस इज dx। ओके, दिस इज ds। अब ds को क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज r इंटू डी थीटा, तो दिस इज r डी थीटा, ओके, अपॉन
2EI। अब हम लोगों के पास जो यहाँ पर डेरिवेटिव हो गया दैट इज डी थीटा, तो थीटा की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के ये 90 डिग्री का होगा, तो 0 से लेकर के लिखा मैं इस तरह से π/2 तक। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा जो स्ट्रेन एनर्जी है यहाँ पर वो आ जाएगा। ओके, सो इसको इंटीग्रेट करने पर मेरा जो स्ट्रेन एनर्जी है वो आने वाला है। तो स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे और स्ट्रेन एनर्जी निकाल करके उसको हम लोग जो लोड लग रहा है W उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन है Q पे वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले तो स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो, इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये हो जाएगा WR sin थीटा ओके स्क्वायर इंटू डी थीटा, WR sin थीटा स्क्वायर ओके इंटू डी थीटा आर डी थीटा, ठीक है, अपॉन 2EI आपके पास हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये हो जाएगा W स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से R एक और आपके पास है तो यहाँ पर आपका ये R क्यूब हो जाएगा इंटू डी थीटा अपॉन इस तरह से 2EI मैंने लिख दिया। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को, जो साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप लूँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 ओके टू π/2 ऑफ W स्क्वायर R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ओके बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन 2EI, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से जो ये बाकी चीज़ें इसको बाहर निकाल दो, ये कोई काम का नहीं है अभी, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है तो इसको बाहर निकाल दो। 2EI इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ सीधा सीधा 0 से लेकर के π/2 तक 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इसको आगे निकालते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी है वो निकल जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा आपके पास W स्क्वायर R क्यूब अपॉन 2EI। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ से जो 2 है उसको बाहर निकाल दो, हो जाएगा 4EI, है ना, 4EI हो जाएगा। क्लियर बात है, 4EI हो जाएगा। नाउ यहाँ से ये हो गया आप लोगों के पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों के पास थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा बाई 2। यहाँ से आप लोगों के पास कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, ये हो गया आप लोगों के लिए। क्लियर है? सो यहाँ से हो गया W स्क्वायर R क्यूब अपॉन 4EI ओके इनटू ये हो जाएगा आपके पास π/2 पुट करेंगे तो π/2 माइनस ये हो जाएगा साइन 2 इंटू π/2 दैट इज साइन पाई आपके पास 0 हो जाएगा, देन 0 के कारण अगेन पूरा 0 आएगा, तो ये जो पूरा टर्म है इसके कारण से आपको पाई मिलने वाला है। तो यहाँ से आगे आप लोगों के पास पाई ओके W स्क्वायर R क्यूब अपॉन 8EI, ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ रही है। दिस विल बी योर स्ट्रेन एनर्जी। करेक्ट है क्या? देख लो भाई, पूरा एक बार सब अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास W स्क्वायर R क्यूब अपॉन 8EI इंटू पाई, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अब हम लोग W के रिस्पेक्ट में, तो जो पॉइंट लोड लग रहा है Q पे उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपके पास एज पर कास्टलर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा भी है, ये देखो। तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डेल Q के लिए क्या करूँगा, इसको मैं U को W के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूंगा, जाएगा 2 पाई W R क्यूब, है ना, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग तो ये W स्क्वायर का 2W हो जाएगा, तो 2 पाई W R क्यूब अपॉन 8EI ये निकल करके आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा F4। ठीक है, अब हम लोगों को जो दे रखा है, यहाँ पर इसने ब्रैकेट के अंदर दैट इज WR क्यूब अपॉन EI। ठीक है, WR क्यूब अपॉन EI है, तो बीटा की जगह क्या आ रहा है π/4 दैट इंटू WR क्यूब अपॉन EI ये आ रहा है आपके पास, तो π/4 दैट इज 0.7 समथिंग कुछ आएगा, देख लेते हैं। π/4 तो ये जा रहा है आपके पास 0.78539 आ रहा है, दैट इज 54 लिख सकते हो इंटू WR क्यूब अपॉन EI। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज वैल्यू ऑफ बीटा, ये बीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है,
सो 0.7854 विल बी द आंसर। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप लोगों को जो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, दैट इज कास्टिग्लियानो अप्रोच, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो कुछ भी एक नॉर्मल बीम के केस में, लाइक कैंटिलीवर वगैरह के केस में तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन ऐसे जो केसेस होते हैं जो नॉर्मल मेथड से नहीं सॉल्व हो सकते, वो इसमें मोमेंटरी मेथड नहीं लगा सकते थे आप लोग इजीली, तो डेफिनेटली ऐसे केस में आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत गजब का हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मोमेंटरी मेथड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है द एक्सियल लोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखो, द एक्सेल लोड इन किलोन्यूटन इन द मेंबर पी क्यू। आप लोग को डायग्राम दे रखा है, आई होप आप लोगों के पास प्रिंट आउट होगा। ठीक है, प्रिंट आउट के बिना लेक्चर मत देखा करो, प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग सोल्यूशन देखने से पहले, डिस्कशन करने से पहले आप एक बार ना ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसका इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला है कि एक्सियल फोर्स पी क्यू में कितना आएगा, एक्सियल फोर्स जो है वो पी क्यू में कितना आएगा। इस तरह से आप लोगों को, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ओके, दिस इज आर, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, दिस इज 160 किलो न्यूटन। ठीक है, 160 किलो न्यूटन यहाँ पर दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर्स, दिस इज अगेन 2 मीटर्स, और ये जो पी क्यू है ये भी 2 मीटर्स है। अब पी क्यू में कितना फोर्स आ रहा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो पी क्यू में एज सच हम लोग फोर्स अगर निकालेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। देखो, ऐसे केस में आप लोगों का कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर एक जनरल अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे 160 किलो न्यूटन का, तो कुछ ना कुछ फोर्स इसमें ट्रांसफर होगा, तो उस केस में इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। नाउ हम लोगों को कुछ भी डेटा नहीं दिया, ध्यान देना, आप लोगों को यंग्स मॉडुलस वगैरह नहीं दे रखा है, यंग्स मॉडुलस वगैरह देकर के नहीं रखा है आपको इसका, तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। हम लोगों को चलो यंग्स मॉडुलस नहीं भी दिया, तो अगर मुझे इसका डिफ्लेक्शन निकालना है, अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन निकालना चाहूँ, मैं बोलूँ कि चलो इसमें कुछ फोर्स यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कुछ फोर्स ट्रांसफर हो रहा है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसको नीचे की तरफ इसको एक टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस 160 किलो न्यूटन के कारण। ये जो पी क्यू वाला पोर्शन है ये एक टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा मैं बोला। ठीक है, और उस टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली इलोंगेशन हो सकता है। बट अगर मैं एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है ना इस इलोंगेशन को, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट क्यू पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकली, एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करूं, तो यहाँ पर तो भैया ये अगर एक रियल बॉडी है तो अंडर दिस एक्सियल फोर्स देयर विल बी सम एक्सटेंशन, इसमें कुछ ना कुछ इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब अगर मुझे उसको फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें लेटस से आपके पास टी फोर्स आ रहा है, लेटस से टेंसाइल फोर्स टी आ रहा है, तो इसमें पी क्यू में जो इलोंगेशन हुआ या चेंज इन लेंथ हुआ, डेल एल पी क्यू, दैट विल बी टी इंटू एल ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ पी क्यू। ऐसे होगा, पी एल अपॉन ए जो लिखते हैं मैंने उसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से लिख दिया, तो पी एल अपॉन ए फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, सही होता है ना चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लेंथ चलो आपको पता है, चलो मान लिया कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, क्योंकि सभी लोग एक मॉडल के बने हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा करने पे शायद ई कैंसल आउट हो जाता होगा, अभी मुझे नहीं पता, जस्ट एक हो सकता है, मे बी सिचुएशन में भी हो सकता है कि ई कैंसिल हो जाता होगा, लेकिन फिर भी मुझे एरिया की तो नीड पड़ेगी ना, मुझे एरिया की तो नीड पड़ेगी। यहाँ पर डायमीटर एक्सेट्रा मुझे दे करके नहीं रखा है, मैं यहाँ पर डायमीटर वगैरह दे करके नहीं रखा है, तो ऐसे केस में मैं इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो कभी निकाल नहीं पाऊंगा। तो अगर इन जनरल टेक्निकली बात करें तो पी क्यू में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन यानी कि इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन के कारण ये जो पार्ट है थोड़ा सा नीचे जानेगा डेफिनेटली। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए डेटा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, कि इसका जो इलोंगेशन है ना, इसका जो इलोंगेशन है डेल एल जो इसका है, इसको क्या कर दे रहा हूं मैं, नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसमें जो भी चेंज इन लेंथ है उसको मैं मान ही रहा हूं कि इसमें कोई चेंज इन लेंथ हो रहा है, इसके जो भी चेंज इन लेंथ है उसको मैं नेग्लेक्जिबल मान लिया, दैट इज जीरो मान लिया, ऐसा कह लीजिए, इसके चेंज इन लेंथ को ना जीरो मान लिया, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है दूसरा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला होता कि फाइंड आउट दी एक्सटेंशन वगैरह और उसके अकॉर्डिंग डेटा दिया होता तो हम बिल्कुल उस पर जा सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अभी डेटा नहीं है अपने पास वैसा, तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, चेंज इन लेंथ को, पी क्यू के चेंज इन लेंथ को क्या कर दिया मैंने,
नेग्लेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में बेटा यहां पर जो डिफ्लेक्शन है क्यू पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पोर्शन, इस पोर्शन का अगर आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो कैसा बनेगा, देखो तो ये आपके पास लोड आ रहा है क्या, देखो क्यू पे 160 किलो न्यूटन का, क्यू नहीं है सॉरी, कोई भी दूसरा पॉइंट है, 160 किलो न्यूटन का, ये आपका फिक्स एंड है, तो यहाँ एक रिएक्शन आ रहा होगा और ये ऐसा लोड लग रहा है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो क्लॉकवाइज फिक्सिंग मोमेंट इस तरह से एम आर, ठीक है। यहाँ पर इसको आर रिएक्शन एट आर ऐसा बोल दिया। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, तो बेसिकली दिस पॉइंट क्यू इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन विच इज क्यू आर। क्यू आर के लिए बेटा जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू जो है देखो डायग्राम में लिखा है क्या है, दिस इज हिंज्ड, दिस इज हिंज्ड, तो ये एक तरह से इसके सपोर्ट का काम कर रहा है। और क्योंकि मैंने डिफ्लेक्शन जीरो मार दिया तो प्रॉपर एक सपोर्ट यहाँ पर ऐसा है, आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो मान लिया मैंने, क्योंकि इसका जो पी क्यू का चेंज इन लेंथ है मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्यू पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो दिस जॉइंट, हिंज जॉइंट इज अ सपोर्ट फॉर दिस बीम क्यू आर, करेक्ट बात है। तो यहाँ पर लोड नीचे जा रहा है तो रिएक्शन कैसा जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, आप लोड लगा करके इसको जब डाउन करना चाहोगे, इस तरह से जब इसको डाउन करना चाहोगे, डिफ्लेक्ट करना चाहोगे, तो इस वाले में क्या क्रिएट होगा, टेंशन, ठीक है, मान लिया टेंशन क्रिएट होगा, लेकिन मैं उसका जो उसमें जो चेंज इन लेंथ हो रहा है उसको मैं नेग्लेक्ट कर दिया हूं, तो इसमें तो टेंशन होगा इस तरह से, इसमें टेंसाइल फोर्सेस को फील होगा और इसको कैसा फोर्स फील होगा, ऊपर की तरफ फोर्स फील होगा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सो दिस विल गिव यू अ रिएक्शन। तो इसको मैं थोड़ा मिटा के क्लियर कर दे रहा हूं ताकि दिमाग भी थोड़ा क्लियर हो जाए आपका। ओके, सो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ओके, आपका ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर इसको क्यू आर को अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसको नीचे की तरफ ऐसा डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो ना, तो इसको तो टेंसाइल फोर्स फील होगा, नीचे की तरफ फोर्स फील होगा, और ये क्या है, ये दूसरी बॉडी है, इसको अपवर्ड फोर्स फील होगा इस तरह से, ठीक है। ओके, दोनों को लेटर से यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है या रिएक्शन आ रहा है डाटा से, दिस इज R1, तो इसको R1 फोर्स इसको नीचे की तरफ फील होगा, तो इसको R1 फोर्स ऊपर की तरफ फील होगा, ठीक है। म्यूचुअल फोर्सेस फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दोनों देख लो, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो अगर इस जॉइंट को जोड़ दोगे, अभी आपने खोला है तो आपको जो यहाँ पर फोर्सेस आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। इस जॉइंट पे, इस वाले मेंबर पे, यानी कि क्यू आर पे कैसा फोर्स आ रहा है बेटा, ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो पी क्यू है, पी क्यू में नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है। दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के वापस आप जो लोडिंग डायग्राम जो आपको दे रखा है, अगर आप वो वापस उस रिवर्स अगर करते हो प्रोसेस को, सो यू विल सी ये दोनों एडअप होकर जीरो दे देंगे, आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना, किसी भी जॉइंट पे जो फोर्सेस लगते हैं म्यूचुअल लग रहे होते हैं, एक में अगर अपवर्ड आ रहा होगा तो दूसरे में डाउनवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। एक में अगर शेयर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, मान लो एक में क्लॉकवाइज आए तो दूसरे में कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। इस तरह से म्यूचुअली जो फोर्सेस होते हैं एक कॉन्टेक्ट पे अपोजिट होते हैं, ठीक है। इस बॉडी जैसे मैं एक हाथ जो है इस हाथ के ऊपर रखा, तो इसको कैसा फोर्स फील हो रहा होगा, इसको इस हाथ के वजन के कारण या लगाए गए फोर्स के कारण नीचे की तरफ फोर्स फील हो रहा है, तो एट द सेम टाइम इस वाले हाथ को कैसा फोर्स फील हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो हमने स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है कि म्यूचुअल फोर्सेस वहां पर आते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फोर्सेस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, क्लियर बात है। ओके, चलिए ये हो गया आपके पास। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिंपल ये क्योंकि और ये आप लोग का बेसिकली यहाँ पर फिक्स था ना, यहाँ पर इस तरह से फिक्स था, ये यहाँ पर आपका आर रिएक्शन आएगा, और ये इसके हम लोगों को कोई नीड नहीं है। अब देखना इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको यूजिंग दी सुपरपोजिशन थ्योरम में इजीली बना सकता हूँ। ये देखो, ये वाला जो है, दिस इज फर्स्ट लोडिंग, दिस इज सेकेंड लोडिंग, फर्स्ट लोडिंग सेकेंड लोडिंग। फर्स्ट लोडिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट लोडिंग के लिए देखो मैं बना रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट लोडिंग क्या करना चाहेगा, इस तरह से उसको ऊपर ले जाना चाहेगा। सेकंड जो लोड है 160 किलो न्यूटन का, वो इसको इस तरह से नीचे ले जाना चाहेगा। अब क्योंकि दोनों जहां पर जो पॉइंट क्यू जो है इसका जो डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है, सो द डिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय द R1 will be equal to the deflection created by the load 160 kilonewton and they will be opposite in nature, है ना। ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है और ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, और दोनों बराबर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, क्यू पे
जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो कि इस वाले के इसलिए फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या फिर आप मोमेंट एरिया मेथड लगा लो। तो देखो फर्स्ट वाले लोडिंग के लिए, फर्स्ट वाला लोडिंग देखो ये है, अलग अलग बना देता हूं मैं, दिस इज R1, ठीक है, दिस इज R1, ये फर्स्ट लोडिंग हो गया, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है भाई, 2 + 2 दैट इज 4 मीटर्स। ठीक है, और सेकंड लोडिंग जो है इस वाले कैंटिलीवर पे, सेकंड जो लोडिंग है दैट इज दिस, यहाँ पर इस तरह से 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे। ये टोटल आपके पास 4 मीटर हो गया, 2 + 2। ठीक है, ये तो इसके लिए अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, है ना, इसके लिए अगर आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये कैसा क्रिएट कर रहा है, देखो दिस इज क्रिएटिंग क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में फ्री हैंड है तो आपको फ्री हैंड से स्टार्ट करना होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, ये क्या क्रिएट कर रहा है, देखो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बेंडिंग में देगा। और दूसरा भी देख सकते हो, देखो ये जो R1 जो बेंडिंग क्रिएट कर रहा है वो इस तरह की है, ये कैसा शेप होता है, दिस इज सैगिंग शेप, और जो 160 दे रहा है ना वो हॉगिंग है, तो उसका डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव साइड में कितना R1, मोमेंट कितना आएगा यहाँ पर R1 × 4, यानी कि 4R1 लिख देता हूँ सीधा, 4R1 ऐसा लिख दिया मैं। ठीक है, दिस इज 4। ठीक, ये हो गया। अब इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल डेविएशन, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल डेविएशन अगर आप निकालते हो, टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू R, है ना, TQR, यही होगा ना, कंफर्म होगा नहीं। देखो यहाँ से जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q का बैंड होने के बाद जो ये वाला पॉइंट Q है, इसका टेंजेंशियल डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू R निकालोगे, दिस विल बी TQR, दिस विल बी TQR फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट लोडिंग, है ना, TQR फॉर फर्स्ट केस। और ये देखो ये वाले इसका निकाल दो, सेकंड वाले केस के लिए निकाल दो सेम इस का टेंजेंशियल डेविएशन सेकंड लोडिंग के लिए, यानी कि 160 किलोन्यूटन के लिए, दैट इज TQR2। ठीक है, तो ये जो दोनों है दे विल बी डिफ्लेक्शन, दिस इज डिफ्लेक्शन फॉर द फर्स्ट केस, दिस इज डिफ्लेक्शन फॉर द सेकंड केस। सो TQR विच इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन फॉर द फर्स्ट केस, ये कितना होगा, दिस इज AX/EI, यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ से निकाल दोगे। और सेम वैसे सेकंड केस के लिए, इस वाले केस के लिए देखोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक देयर इज नो लोड, तो कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से इस तरह से आप लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखेगा, दिस इज क्रिएटिंग हॉगिंग, तो निगेटिव साइड में जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास 160 × 2, ये इसके पास आपका जो मोमेंट है वो आ रहा है लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सेंट्रॉइड कहाँ से नापेंगे, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखो TQR निकालें, Q किस तरफ है बेटा, इस तरफ है, यहाँ से सेंट्रॉइड नापो इसका। ओके, दिस विल बी सेंट्रॉइड फॉर द सेकेंड केस एंड दिस इज द सेंट्रॉइड फॉर द फर्स्ट केस। ये लोग निकाल दो इसको। ठीक है, इजिली बनना चाहिए आप लोगों से, TQR निकल जाएगा अगेन इस फॉर्मूले से, यहाँ पर अपॉन EI। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें अब दिमाग तो लगा लिए, अब इसमें पेन चला लेते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास फर्स्ट केस का, दैट इज एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस दैट इज 4 × हाइट 4R1, ओके, इंटू x बार। x बार क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 × बेस बाई 3, बेस कितना है 4 है, ओके 4 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/3, ये हो गया 8/3 अपॉन EI। ओके, माइनस ये जाएगा, ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया देखो निगेटिव, तो माइनस होगा, और इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन एट Q जो क्या है वो आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला आपका क्या है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, राइट, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एरिया है, इसलिए इसको पॉजिटिव माना। ये एरिया जो है निगेटिव होता है, नेगेटिव लगा देता हूँ, ये एरिया नेगेटिव लगा देता हूँ, ये हो जाएगा एरिया इसका हाफ, बेस कितना है 2 × हाइट दैट इज 160 × 2, दैट हो जाएगा आपके पास 32 बोल रहा हूँ 320। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रॉइड जो होगा यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 2, ओके, दिस विल बी 2 प्लस 2 × 2/3 हो जाएगा आपके पास, ये है ना, 2 × 2/3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आप लोगों के पास 4/3, तो हो जाएगा 10/3 टोटल, ओके 10/3 अपॉन EI इज इक्वल टू 0। तो EI को उधर ट्रांसफर कर दो, सॉल्व कर दो यहाँ से, तो R1 बेटा आपको मिल जाएगा यहाँ से 50 किलो न्यूटन। सो 50 किलो न्यूटन R1 आ रहा है सॉल्व करने पे। सो R1 50 किलो न्यूटन जो होगा दैट विल बी द फोर्स ऑन मेंबर PQ पे 50 किलो न्यूटन का आपके पास फोर्स आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे हुआ, मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि Q पे डिफ्लेक्शन 0 है, सो डिफ्लेक्शन ड्यू टू दी फर्स्ट लोडिंग, ये वाला y1 और ये वाला y2, ये आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि ये अपवर्ड है, ये निगेटिव है बेटा क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, बराबर है, तो दोनों जब आपस में दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर है R1 = 50। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में खासकर जो आपके पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे इस तरह के। देखो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि एक मैं आपको क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, बोला मैं ये कैंटिलीवर बीम है ना। नाउ इसमें यूडीएल लगा हुआ है, इस तरह से यूडीएल लगा है यहाँ पर W पर यूनिट रन का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पर मैंने एक रोलर सपोर्ट दे दिया। ठीक है, रोलर सपोर्ट दे दिया। अब मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द रिएक्शन एट द रोलर सपोर्ट, व्हाट इज द रिएक्शन एट रोलर सपोर्ट, एट रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लोड लग रहा है इसके कारण यहाँ पर एक ऐसा रिएक्शन आएगा। अगेन आप लोगों के पास दो लोडिंग हो गई बीम का। अगर आप लोग अब डायग्राम बनाओगे इस तरह से आगे चल करके, तो ये आप लोग पास एक यूडीएल दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ इसके जो आपके पास रोलर सपोर्ट था इसके कारण एक अपवर्ड रिएक्शन है ना। ये जो प्रॉब्लम है, या जो हम लोगों ने इसके पहले जो अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें हम लोग जो रिएक्शन है उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर पाए क्या, चेक करना नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। तो ये जो प्रॉब्लम है दैट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। सो दिस इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, और वो जो था वो भी एक तरीके का प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी ही था। अगर हम लोग क्यू आर को कैंटिलीवर माने तो जो पी क्यू है दैट इज अ प्रॉप, जो कि एक कैंटिलीवर बीम क्यू आर को सपोर्ट कर रहा है उसके फ्री एंड पे। तो एक कैंटिलीवर बीम हो उसमें अगर सपोर्ट हो फ्री एंड पे या फ्री एंड से किसी डिस्टेंस पे, तो उसको हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बीम में पढ़ाया मैंने। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम जो है आपके पास वो एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है तो हम लोगों को जो डिफॉर्मेशन एक्सेट्रा का क्राइटेरिया होता है उसको यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे बात करी कि ये जो पॉइंट है आपके पास, क्योंकि मैं एक्सेल लोड तो निकाल सकता हूं चलो, लेकिन फिर भी मुझे जो सफिशिएंट डेटा है लाइक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सेट्रा नहीं दिया था, तो मैंने जो इसका एक्सियल जो एक्सटेंशन है इसका, मैंने एक्सटेंशन को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल माना, और बोला जो Q है उस पर डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। सो फॉर डिफ्लेक्शन एट Q टू बी 0 मुझे R1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसमें जो फोर्स आएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर दिस QR पोर्शन, वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो वैसा ही लॉजिक अब यहां पर दिख रहा है। ओके, क्योंकि एज पॉइंट Q जो है दैट इज हिंज, वो पॉइंट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जाता है, एक प्रॉपर सपोर्ट के जैसा वो वर्क कर रहा है, एक प्रॉपर सपोर्ट के जैसा वर्क कर रहा है। सपोर्ट कभी भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता जनरली। ठीक है, जब तक यील्डिंग ऑफ सपोर्ट की बात नहीं की जाती। यील्डिंग ऑफ सपोर्ट आप लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं सिविल वाले। ठीक है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। यील्डिंग ऑफ सपोर्ट वाली बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्रैश कोर्स के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कम टाइम में जो आपको आनी चाहिए, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर लेता हुआ चल रहा हूँ। तो ये सपोर्ट है बेटा, सपोर्ट पे कभी भी डिफ्लेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। जब तक कि दिया नहीं गया है, जब तक कि यील्ड ऑफ सपोर्ट नहीं दिया गया है, तब तक के कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये प्रॉपर सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है। इसमें कोई भी यहाँ पर इसमें यील्डिंग वगैरह नहीं हो रही है, कोई भी गैप वगैरह यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, कभी भी जहाँ पर भी सपोर्ट मिले, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम ले लो या ये प्रॉब्लम ले लो, तो बेटा यहाँ पर जहाँ पर भी सपोर्ट दिखेगा वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0। अनलेस आपको कुछ स्पेसिफिक केस नहीं दिया गया है, तब तक आप हमेशा यही कंसीडर करोगे जो कि जहाँ पर आपने एक सपोर्ट लगा दिया डिफ्लेक्शन वहाँ पर 0 है। अब यही डिफ्लेक्शन 0 होने का जो लॉजिक है वही आपको सोल्यूशन तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये जो W का लोड है, ये W लोड जो डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ओके क्रिएट कर सकता है, दिस कैन क्रिएट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। और ये जो R लोड है ये कैसा डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता है, दिस कैन क्रिएट अपवर्ड डिफ्लेक्शन। तो द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय W विल बी इक्वल टू द अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय R। तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दो विथ साइन और इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दो बेटा, आपको R मिल जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए जो अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 एंड 79। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 और 79, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर शेप कैंटिलीवर बीम आप लोग को दिया है, यूनिफॉर्म थिकनेस है इसका, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड जो है आप देख सकते हो उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आप लोग को दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 और 79 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना बेटा। यहाँ पर आपको जो टॉप व्यू है वो इस तरह से दे रखा है, देखिए इसकी जो विड्थ है वो इस तरह से वेरी कर रही है, लीनियर आप लोगों को वेरी करती हुई दिखाई दे रही है, और जो थिकनेस है इसका वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म थिकनेस है इस तरह से, ये इसका थिकनेस जो है इस बीम का वो कांस्टेंट है, ओके, वो कांस्टेंट है इस तरह से। तो बेस पे जो इसकी विड्थ है दैट इज बी, थिकनेस तो इस टिप से लेकर के बेस तक के क्या है सेम है, कितनी थिकनेस है टी दे रखा है, और यहाँ पर ये इस तरह से एक पॉइंट लोड कैरी कर रहा है दैट इज पी, ठीक है। तो यहाँ से पहले यहाँ से आप लोग को एक सेक्शन दे रखा है एक्स डिस्टेंस पर। अब आपको पूछा है कि द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ओके, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो ये आप लोगों के पास न्यूट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए देखो ये हो गया आपके पास एक्स डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज लेट अस से वाई डायरेक्शन, ये हो गया जेड डायरेक्शन। तो जो लोड है वो किसके अबाउट मोमेंट क्रिएट कर रहा है, देखो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन देखो कि किसी भी एक्स लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पर बोला, तो एक्स लोकेशन पे लेट अस से इसकी जो विड्थ है वो बी एक्स है, किसी एक्स लोकेशन पे जो विड्थ है ये बी एक्स है लेट अस से, ठीक है, बी एक्स, और इसकी थिकनेस तो कांस्टेंट है ओवरऑल इस तरह से। सो दिस इज द वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द जेड डायरेक्शन, एंड दैट जेड डायरेक्शन विल बिकम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, ओके। तो ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना, कि z एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ओके। तो सेंट्रोइडल z एक्सिस है जो क्रॉस सेक्शन का, दैट विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज बी एक्स, ओके, इंटू 2 क्यूब बाई 12। तो अब सिंपली आपको बी एक्स जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास ट्रायंगल है, ये बी एक्स है, तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है दिस इज सिमिलर। इसकी जो ये वाले ट्रायंगल के लिए आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल की हाइट दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बीम दैट इज एल, है ना, डायग्राम में दे रखा है। तो यहाँ से जाएगा बी एक्स अपॉन एक्स, ये वाला ट्रायंगल का बेस और इसका हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू बी बाई एल। तो यहाँ से बी एक्स आ जाएगा आप लोगों के पास, बी एक्स आ जाएगा बी इंटू एक्स बाई एल। तो यहाँ से आप लोग सीधा लिख सकते हो अब, ओके, यहाँ से आप लोग सीधा लिख सकते हो अब आई, ओके, एक्स, आई एक्स, एक्स मीन्स ये एक्स एक्सिस के अबाउट बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिस इज एट अ सेक्शन एक्स, आई एक्स जो लिख रहा हूँ दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट अ सेक्शन एक्स, या फिर आप सिंपली आई बस लिख दो, ठीक है। आई एक्स जो लिख रहा था दैट इज एट अ सेक्शन एक्स, नॉट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई लिख रहा हूँ फिलहाल तो अभी मैं उसको, ताकि कंफ्यूजन मत हो। तो ये था कितना बी इंटू बी एक्स इंटू टी क्यूब बाई 12 था ये आपके पास। तो बी एक्स आ गया आपके पास, बी एक्स आ गया बी इंटू एक्स बाई एल, ओके, इंटू टी क्यूब बाई 12। तो ये आ गया बी एक्स टी क्यूब बाई 12, बी एक्स टी क्यूब बाई 12 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे अब इसी में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सी में 79 में इसी में बोल रहा है आप लोगों का, सेम डायग्राम से क्वेश्चन है कि अब इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कितना होगा बोला, ठीक है। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कांस्टेंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेरी कर रहा है ना। आप अगर वेरिएशन देखोगे तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी सेक्शन का आप देखोगे हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी 0 है। यहाँ देखोगे आप लोग किसी भी एक्स लोकेशन पे अगर देखोगे तो बी एक्स टी क्यूब बाई 12 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसकी जो सेक्शन की अगर लोग स्ट्रेंथ देखें दैट इज ई इंटू आई, फ्लेक्सर रिजिडिटी देखें तो वो इस तरह से आप लोगों को लीनियरली वेरी करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जो इसकी जो फ्लेक्सर रिजिडिटी है, नॉट दी स्ट्रेंथ, जो इसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी है ई इंटू आई दैट इज वेरिंग, फ्लेक्सर रिजिडिटी इज वेरिंग, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, ओके। थिकनेस कांस्टेंट है, विड्थ वेरी कर रहा है, तो फ्लेक्सर रिजिडिटी जो है वो वेरी कर रही है, ओके, नॉट दी स्ट्रेंथ, क्लियर नाउ। तो अब देखो हम लोगों को ये ऐसा वाला जो प्रॉब्लम हमने देखा नहीं है, मोमेंटेरियन मेथड में भी EI वेरी करने वाला से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, है ना, और मैकेनिक्स वगैरह लगाएंगे तो EI वगैरह से डिफिकल्ट पड़ेगा अगर EI क्योंकि वेरी कर रहा है। सो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर अगेन स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा सकते हैं ऐसे केस में। तो हम लोग क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा दिए तो U हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI हो जाएगा। अब यहाँ I जो है
ये भी वेरी कर रहा है, ठीक है, आई जो है वो भी वेरी कर रहा है यहाँ पर। तो अब mx की बात करते हैं, तो mx यानी किसी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो लोड तो इस तरह से लग रहा है आपके पास p, थिकनेस कांस्टेंट है, विड्थ वाले वेरी कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है किसी भी x लोकेशन पे ले लिया अगर मैं, ओके, किसी भी x लोकेशन पे अगर मैं ले लूँ इस तरह से लाइक दिस, तो mx जो है बेटा निकल के आएगा आपके पास माइनस पी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस पी इंटू एक्स ये निकल करके आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l हो जाएगा माइनस पी एक्स होल स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, ओके, इंटू डी एक्स अपॉन 2 इंटू ई, ओके, 2 इंटू ई इंटू आई, आई आपके पास बी टी, ओके, बी एक्स इंटू टी क्यूब, बी एक्स इंटू टी क्यूब बाई 12, यहाँ से ये 6 हो गया, ठीक है, और ये x से ये x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर है यहाँ पर, p स्क्वायर 6p स्क्वायर है ना, 6p स्क्वायर अपॉन बी टी क्यूब यहाँ निकाल दिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों के पास x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से फिर इसका इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू l ये हो गया, ठीक है, करेक्ट, ये हो गया आपके पास, तो आ जाएगा 6p स्क्वायर, ओके, 6p स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2bt क्यूब यहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 हो गया ये, क्लियर, तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी दैट इज 3p स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन bt क्यूब, तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ना हम लोगों को डिफ्लेक्शन पूछा है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लोड, हमको यहीं पर डिफ्लेक्शन पूछा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट लोड मौजूद है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डेल इज इक्वल टू, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 6p l स्क्वायर अपॉन, ओके, बी टी क्यूब, 6p l स्क्वायर अपॉन बी टी क्यूब, इसमें एक कुछ मिस हो गया क्या, इसमें ई मिस हो गया है, ई मिस हो गया बेटा, ई यहाँ पर मिस हो गया ये है ना, तो ये ई यहाँ रहेगा, ओके, सो दिस विल बी, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, जो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है उसको ऑप्ट किया, स्ट्रेन एनर्जी निकाली, और जो कास्टिग्लियानो थ्योरम है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ये जो है आप लोगों के पास इसमें लोड वगैरह नहीं लग रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, क्वेश्चन नंबर 81 हो गया, इसमें लोड एक्सेट्रा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट आप लोग को दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो मौजूद है टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस, और इसके कारण जो है वो बीम क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ना क्या है, देखो, जैसे अगर आप लोग इस तरह से एक कैंटिलीवर लिए, सपोज एक कैंटिलीवर लिया इस तरह से आप लोग, है ना, इस तरह से सपोज आप लोग एक कैंटिलीवर ले लिए, ना इस कैंटिलीवर में अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो आपने जो टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में थर्मल स्ट्रेसेस में जब आपने पढ़ा है, तो आपने बात करी है यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर की, यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर की बात की है। तो यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा ये जो रॉड है, जो पूरा का पूरा रॉड है ना, इस पूरे के पूरे रॉड का टेम्परेचर आपने एक साथ चेंज किया है, पूरे के पूरे रॉड का जो टेम्परेचर है वो आपने एक साथ चेंज किया है, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट ले लूँ मैं, एक पॉइंट जैसे यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, तो इसका टेम्परेचर जितना चेंज हुआ उतना ही टेम्परेचर इसका भी चेंज हुआ है, सो डेल टी इज सेम थ्रू आउट, डेल टी जो है वो सभी के लिए क्या है, सेम है, लेकिन अगर इसमें मैं ऐसा ना रखूँ तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कर लूँ तो क्या होगा, तो जब यूनिफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, यूनिफॉर्म जब करते हैं तो पूरा का पूरा सभी के सभी जगह जो स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है वो एक समान होता है, तो ओवरऑल इसकी इस तरह से लेंथ जो है वो कुछ बढ़ जाती है, इसको ऐसा इसका फ्री एक्सपेंशन बोला मैं, इसको मैं फ्री एक्सपेंशन बोलता हूँ, क्लियर बात है ना। लेकिन अगर मैं इसी में नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग करूँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग यानी कि ऊपर के सरफेस में अलग टेम्परेचर हो, ऊपर के सरफेस में अलग टेम्परेचर हो, लेट अस से ऊपर के सरफेस में जो टेम्परेचर है, लेट अस से जो ऊपर के सरफेस में टेम्परेचर है, इस सरफेस में जो टेम्परेचर है, लेट अस से दिस टेम्परेचर, लेट अस से दिस टेम्परेचर, ओके, इज टी दैट इज टेम्परेचर ऑफ टॉप, और जो इस वाले लेयर में टेम्परेचर है, ओके, दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉटम, इस तरह से, इस तरह से, ओके। नाउ मैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया,
है ना, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया इस तरह से, इस तरह से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है दोनों लेयर का अलग अलग है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रखा गया। द टेम्परेचर इज अबव द सराउंडिंग, अबव द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर लेटर से अगर आप टी इनफाइनाइट बोलते हो तो उस टी इनफाइनाइट यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा ही टेम्परेचर है, ठीक है। तो हीटिंग तो है, लेकिन हीटिंग जो है कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी एक एजम्पशन है, यूनिफॉर्म भी हमने नहीं लिया है, नॉन यूनिफॉर्म लिया, लेकिन उसमें भी एक एजम्पशन माना है कि जो टेम्परेचर है वो डेप्थ के अलॉन्ग वेरी कर रहा है। टेम्परेचर जो है वो किसके अलॉन्ग वेरी कर रहा है, डेप्थ के अलॉन्ग। तो अगर डेप्थ को अगर आप लोग वाई बोलते हो, ठीक है, तो उसके अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अपने डेप्थ के अलॉन्ग ये वेरी कर रहा है। तो लेट अस से इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस तरह से है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द डेप्थ डी, डी इसका डेप्थ है, ठीक है। अब इसमें लॉजिक ये है कि एक पूरे प्लेन का, एक सर्टेन डेप्थ पे मौजूद प्लेन का जो टेम्परेचर वो एक समान है। जैसे कि ये वाला टेम्परेचर का पूरा यहाँ से यहाँ तक टीबी है, इस टॉप सरफेस का पूरा टीटी है, बीच में कोई टेम्परेचर प्लेन होगा तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। हर एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अरे ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन का, इस तरह से मैं ये इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ किया तो इसका अपना एक टेम्परेचर होगा। क्लियर बात है क्या? ओके, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द बीम। तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में आपको डिफरेंट टेम्परेचर दिखेगा इस तरह से। हॉरिजॉन्टल लेयर्स ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्परेचर दिखेगा। नाउ जो टेम्परेचर है एज इट इज वेरिंग अलोंग डेप्थ, बोला मैं, इट इज वेरिंग अलोंग डेप्थ। नाउ डेप्थ के अलोंग ये वेरी कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि जो टॉप सरफेस है लेटर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके, टॉप सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉटम सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज टी, दिस इज टीबी, ओके। और जो टेम्परेचर है दैट इज वेरिंग लीनियरली, दैट इज वेरिंग लीनियरली। तो इन दोनों को मैं इस तरह से लीनियर ग्राफ से प्लॉट कर रहा हूँ। तो डिफरेंट पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो बेस पे मिनिमम टेम्परेचर है, यानी बॉटम पे मिनिमम टेम्परेचर है, टॉप पे मैक्सिमम टेम्परेचर है, इस तरह से। तो हम बोलते हैं अगर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ई है और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अगर अल्फा है, ऐसा मैं बोलता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, तो भाई जिस लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस लेयर का जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में क्या? जैसे ये लेयर है, अल्फा तो पूरे मटेरियल के लिए सेम है, मटेरियल के लिए अल्फा सेम है पूरा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अल्फा सभी के लिए सेम है तो स्ट्रेन जो होगा, थर्मल स्ट्रेन या फिर टेम्परेचर चेंज करने पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ भी डिफॉर्मेशन होगा लेकिन कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो टीटी अगर मैं बोलूँ, टीटी जो है जैसे कि बड़ा है, आप देख सकते हो टीबी से, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, कम होगा। सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, इनके जो लेयर्स हैं, इनके बीच में एक कश्मकश, एक संघर्ष, एक स्ट्रगल चालू हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डिफरेंस इन द नॉर्मल स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगा, बैंड होने लग जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस ये बैंड होने लग जाएगा इस तरह से, ओके, इट विल बैंड लाइक दिस। थोड़ा सा एक्सपेंशन तो होगा ही इस तरह से। ये अब ये वाला सपोर्ट आपके पास हिंज है, देखना ये वाला सपोर्ट आपके पास हिंज है, तो इस तरह से बैंड होगा लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरह से बैंड होगा, फाइनली इस तरह से बैंड होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा और इस तरह से बैंड भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सपेंशन भी हो रहा है और ये तो इसलिए रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट रेजिस्ट तो करेगा नहीं, यहाँ पर इस तरह से ये आगे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ओके। और इस तरह से इसमें फिर बेंडिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। और क्योंकि कर्वेचर आया तो सर्टेन जो पॉइंट्स हैं उनमें क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, इनमें डिफ्लेक्शन हुआ है, ऐसा आप देख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? सो ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेन मिलेंगे आपको टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस इन स्ट्रेन, ऊपर क्या हो जाएगा, इलोंगेशन, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है लेस इलोंगेशन है, दैट मीन्स इट विल लुक लाइक कॉन्ट्रैक्शन। तो ऊपर ज़्यादा इलोंगेशन और नीचे कम इलोंगेशन। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये एक कर्वेचर के शेप में, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट विल गेट अ कर्वेचर शेप जस्ट बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द
इलोंगेशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो इलोंगेशन आता है, जो थर्मल स्ट्रेन मिल रहा है आपको टॉप और बॉटम पे, दैट इज डिफरेंट। दैट इज वाई इस क्या होगा, इसमें ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रेन्स ये एक कर्वेचर शेप में आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यूनिफॉर्म जब हीटिंग की बात करते हो तो सभी का स्ट्रेन एक समान होता है, दैट्स वाई इसमें कर्वेचर नहीं आता। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म करोगे इस प्रकार से, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल की प्लेन्स की डिफरेंट टेम्परेचर रखोगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंडिंग हो रही है उसके लिए जो आप लोगों के पास डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इक्वेशन होता है आप लोगों के पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा टी टी माइनस टी बी बाई डी, टी टी माइनस टी बी बाई डी, ये आप लोगों के पास जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको जब आप लोग दो बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको स्लोप का, किसी भी लोकेशन पे स्लोप का और डिफ्लेक्शन का आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर जैसे कि ये बोला मैं, दिस इज द टॉप सरफेस, ये आपके पास टॉप सरफेस है और ये बेटा ये आपके पास बॉटम सरफेस है। ठीक है, अगर टॉप सरफेस का डायमीटर टी टी है बोला, इसका मैं टी बी बोला, अगर टी टी जो है वो बड़ा है टी बी से, तो उस केस में जो है, उस केस में जो ये बैंड होगा ये अपर तरफ, ऊपर की तरफ बैंड होगा, तो डिफ्लेक्शन जो देखने को मिलेगा वो अप साइड में आपको देखने को मिलेगा, अपवर्ड आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा, अपवर्ड होगा, डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा। और अगर टी टी जो है अगर वो लेस देन टी बी हो गया, तो उस कंडीशन में आपके पास डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो इस इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करने पे किसी भी बीम के लिए, कैंटिलीवर हो चाहे आपके पास सिंपली सपोर्टेड हो, उसके लिए आप लोगों को जो आंसर है मिल जाएगा। ठीक है, बस उसमें बाउंड्री कंडीशंस वगैरह आप लोग को उस हिसाब से देखनी होगी। जैसे कि इसको आप इंटीग्रेट करते हो, है ना, जैसे इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, ओके, टी टी माइनस टी बी बाई डी इंटू एक्स प्लस सी वन। ये आपके पास एक इक्वेशन आया। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन आया ये वाला, है ना। सेकेंड टाइम इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ एक बार इसको, और अगेन इंटीग्रेट कर दिया तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू अल्फा टी टी माइनस टी बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, ये आप लोगों को डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन मिल गया। नाउ C1 C2 डिपेंड करेगा, बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, और बाउंड्री कंडीशंस आपकी बीम पे डिपेंड करेगी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है कि आपके पास यहाँ कैंटिलीवर बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगी तो उसके हिसाब से हम लोग रखेंगे बाउंड्री कंडीशन, और अगर कैंटिलीवर बीम होगी तो उसके हिसाब से बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो, SSB सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो देखना यहाँ पर लोड नहीं लगा होगा, कभी भी ऐसे केस में आपको लोड नहीं लगा के दिया जाएगा। जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर के कारण आप लोगों को यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू वाई मैक्स और डेल मैक्स ऐसा बोल लो, ये कहाँ होगा, एट मिड स्पैन होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे होगा, तो मिड स्पैन मतलब x इक्वल टू एल बाई टू कह लो, x इक्वल टू एल बाई टू पे कह लो, है ना। और अगर x इक्वल टू एल बाई टू पे मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इसका साफ साफ अर्थ यह है कि जो आपका स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स वो जीरो होगा मिड स्पैन पे। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है। तो जो हम लोगों का स्लोप है वो हमारा डेफिनेटली मिड स्पैन पे क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट विल बी जीरो एट एक्स इक्वल टू एल बाई टू। तो देखो आपके पास यहां से एक बाउंड्री कंडीशन आ गई, और उसके साथ साथ क्या भाई, दो आपके पास सपोर्ट्स है ना, आपके पास लेफ्ट सपोर्ट और राइट सपोर्ट। सपोर्ट पे तो डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, हिंज सपोर्ट बोल लो, रोलर सपोर्ट बोलो, पर डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हो x इक्वल टू जीरो पे, यानी कि जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो होगा, एंड आपके पास जो x इक्वल टू एल है दूसरा सपोर्ट, वहाँ पर भी y इक्वल टू जीरो होगा। तो जिसकी भी नीड पड़े आप यहाँ से लेकर के सॉल्व कर सकते हो। अगेन आप जैसे बात करते हो कैंटिलीवर बीम की, ओके, कैंटिलीवर बीम की बात किया मैं,
ठीक है, कैंटिलीवर बीम की बात किया तो कैंटिलीवर बीम में देखोगे है ना इस तरह से कैंटिलीवर बीम में आपके पास, ये आपके पास टेम्परेचर ऑफ टॉप है, ये आपके पास टेम्परेचर ऑफ बॉटम है। तो टेम्परेचर ऑफ टॉप अगर ज़्यादा हो गया, अगर इफ़ टी जो है, अगर टी जो है बड़ा है टीबी से, तो ये इस तरह से बैंड हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से बैंड हो जाएगा। और अगर टी जो है वो छोटा है टीबी से, तो नीचे आपके पास ज़्यादा इलॉन्गेशन होगा, तो ये इस तरह से बैंड हो जाएगा लाइक दिस, है ना, इस तरह से बैंड हो जाएगा। इक्वेशन वैसा ही रहेगा। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें स्लोप की, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आपका 0 होगा एट फिक्स एंड। तो जैसे ये आपका x इक्वल टू 0 होता है, तो एट x इक्वल टू एल ये आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0 होगा। फ्री एंड को अगर आप लोग ले रहे हो x इक्वल टू 0, तो फिक्स एंड पे स्लोप 0 मिलने वाला है। सेम वैसे ही फिक्स एंड पे y इक्वल टू 0 मिलने वाला है एट x इक्वल टू एल। तो दो बाउंड्री कंडीशन यहाँ से आपको मिल जा रही है, और यही बाउंड्री कंडीशन का आप लोग उस इक्वेशन में इस्तेमाल करोगे C1 C2 को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और जस्ट 2 बार इंटीग्रेट करना है तो आप लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसको इंटीग्रेशन वगैरह करने का जो प्रोसेस है उसको तो करना ही है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 80 में उसकी नीड पड़ेगी, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। तो क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़ते हैं। बोल रहा है अ बीम ऑफ एन ओवरऑल डेप्थ उसकी 250 mm दे रखी है, ओके, इज यूज इन बिल्डिंग सब्जेक्टेड टू 2 डिफरेंट टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स, थर्मल इन्वायरमेंट्स दे रखा है। द टेम्परेचर ऑफ द टॉप एंड सरफेस एंड बॉटम सरफेस आर 36 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टॉप सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पर कम दे रखा है, ओके, टॉप सरफेस का टेम्परेचर कम दे रखा है, बॉटम सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा दे रखा है। इस तरह से 36 डिग्री सेल्सियस है और ये 72 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये डेफिनेटली इस तरह से बैंड होगा लाइक दिस, ये ऐसा बैंड होने वाला है, ओके, इस तरह से ये बैंड होने वाला है ना, ऐसा ही बैंड होने वाला है आगे जा करके। तो अब हम लोगों को पता है अल्फ़ा दे रखा है यहाँ पर, अल्फ़ा है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, है ना, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट मिड स्पैन ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर लीनियर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो मिड स्पैन पे आप लोगों को ये बीचों बीच में आप लोग को बताना है x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आपके पास जो लेंथ दे रखी है दैट इज 1.5 मीटर्स पे आपको बताना है कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया आपके पास इक्वेशन जो होता है d² y बाई dx² इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस, ओके, टी माइनस टी बी अपॉन डी आपके पास ये होता है। इसको फर्स्ट इंटीग्रेट किए तो आया dy बाई dx इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी बी अपॉन डी इंटू एक्स प्लस C1 आएगा, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू एल बाई 2 पे मिड स्पैन पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा बोला था ना मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, वहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 रख दिया मैंने यहाँ पर, x की जगह दिया मैंने एल बाई 2 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू टी बी, ओके, टी बी सॉरी टी माइनस टी बी, ओके, इंटू एल बाई 2 हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका C1 आ जाएगा, सीधा यहाँ से इसको सॉल्व करके इस तरह से C1 इज इक्वल टू दिस माइनस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी बी इंटू एल अपॉन 2b आ गया आपके पास। अगेन इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपको सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करने पे y मिल जाएगा, सो y हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा टी माइनस टी बी इंटू x² बाई 2b प्लस C1 है ना, प्लस C1 आ चुके हैं आपके पास, तो माइनस C1 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस टी माइनस टी बी, ओके, इंटू एल अपॉन 2b क्यों लिखा हुआ है, 2d है यार ये, है ना, d है, दिस इज 2d, ओके, 2d, ओके, ये C1 इंटू x हो जाएगा प्लस C2, ठीक है, प्लस C2। नाउ हमको पता है कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से C2 क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्व करके देख लो, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, तो ये टर्म सब 0, तो C2 क्या होगा, सीधा 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग को डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन है वो मिल करके आ रहा है, ठीक है, y जो निकल करके आ रहा है दैट इज अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी बी इंटू x² बाई 2d, ओके, माइनस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी बी, ओके, इंटू एल इंटू एक्स, ओके, अपॉन 2d, ये आपके पास हो रहा है इक्वेशन।
क्लियर बात है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन, यानी कि x इक्वल टू L/2 पे बात करना है। तो आपके पास वहाँ y मैक्सिमम होता है, हमको पता है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू टी माइनस टी बी, ओके, इंटू ये हो जाएगा L²/2, है ना, का स्क्वायर है तो हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, दैट इज L/4, L²/4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8D हो जाएगा, लिए हो जाएगा भाई, है ना, माइनस ये हो जाएगा अल्फा टी माइनस टी बी इंटू L/2 तो हो जाएगा L²/4, ओके, इंटू डी, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, ओके, अल्फा टी माइनस टी बी इंटू L²/8D आपके पास आ रहा है वाई मैक्स का वैल्यू। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, -1.5 इंटू 10⁻⁻, कितना है भाई, अल्फा -5 है ना, 10⁻⁻5, यस, हो जाएगा टी हो जाएगा 32 है ना, 36 है, 36 डिग्री सेल्सियस -72, ठीक है, इंटू L, लेंथ कितना है भाई इसका टोटल लेंथ है आपके पास 3, सो 3 स्क्वायर, ओके, अपॉन 8 इंटू डेप्थ है आपके पास 250 mm है, तो उसको मीटर में देखता हूँ 0.25, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को जो हमारा y मैक्स है मिल जाएगा। हम लोगों को y मैक्स जो है बड़ा mm में बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है -1.5 इंटू 10⁻⁻5, ओके, इंटू 36 -72, ओके, इंटू 3 स्क्वायर बाई 8 इंटू 0.25, ओके। तो ये आ जा रहा है आपके पास 2.43, ओके, इंटू 10⁻³ मीटर्स, या फिर आप लिख सकते हो mm में इसको सीधा 2.43 mm। तो y मैक्स जो आ रहा है दैट इज 2.43 mm, ठीक है। ये आप लोगों के पास डायरेक्ट जो इसका आंसर है वो आ रहा है, ठीक है, ये इतना, दैट इज 2.43 mm। तो ये आप लोगों का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। उसमें बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, उसकी विड्थ b और हाइट जो डेप्थ जो है वो h है, ठीक है। डेप्थ यहाँ पर h दे रखा है, हम लोग यहाँ d से रिप्रेजेंट किए हैं, और लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल है, लीनियर टेम्परेचर ग्रेडियंट, टॉप पे जो टेम्परेचर है टी जो यहाँ पर दे रखा है, टी यहाँ पर दे रखा है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सेम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमारे पास देखो ये फॉर्मूला आ चुका है, एंड दिस इज वेरी यूजफुल, इसको याद रख सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो मैंने जो इंटीग्रेशन वाला जो लिखाया है वो वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। सो टेम्परेचर एट द टॉप हम लोग को दे रखा है इस क्वेश्चन में बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बॉटम पे जो टेम्परेचर है वो T डिग्री सेल्सियस है, T डिग्री सेल्सियस है, कुछ है T का वैल्यू नहीं दिया है, T डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से डायग्राम में साफ साफ है भाई, जो T है वो बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो नीचे का जो टेम्परेचर है, नीचे वाला सरफेस पे जो TB जो है वो बड़ा है TT से, है ना, बॉटम पे टेम्परेचर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा, है ना, पहली बात तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये। और अगर ये बड़ा होता है TT, अगर बड़ा होता है बेटा TB से, अगर TT बड़ा है TB से, तो ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये, है ना। तो ये वाला केस मिल रहा है, मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, जिसमें देखो अपवर्ड डाउनवर्ड मेंशन है। तो पहली बात तो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि बॉटम पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टॉप पे कम है, तो बॉटम डायरेक्शन में जाएगा डिफ्लेक्शन। अब रही बात वैल्यू की, तो यहाँ 0 और यहाँ -T, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा 0 - T दैट इज T इंटू L²/8, डेप्थ कितना है h है, तो ये हो जाएगा इसका डिफ्लेक्शन y मैक्स अल्फा T। सेम पूरा प्रोसीजर आप लोग रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए। ये प्रोसीजर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा करने का कोई ज़रूरत नहीं मुझे, है ना। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना चाहो तो इस क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 81 के थ्रू। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। मिड स्पैन पे डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना है तो मिड स्पैन पे डिफ्लेक्शन होता है, इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए दोबारा मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर टॉप पे टेम्परेचर 0 दिया है, बॉटम पे T दिया है, और डेप्थ D की जगह h दे रखी है, तो अल्फा T L²/8h जो होगा बेटा वो आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा। तो अल्फा T L²/8h, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आप लोगों का जो डिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो एंड होता है। आई होप आप लोगों को डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने ये जो टेम्परेचर वाला जो टॉपिक देखा है मैकेनिकल में अभी तक नहीं आया, सिविल में आया हुआ क्वेश्चन है ये,
हो सकता है कि इस साल आपको मैकेनिकल में देखने को मिल जाए, तो ये कंसेप्ट मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर के लिए भी दे सकता है, तो कैंटिलीवर की भी मैंने बताया आपको जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला, ये आपके लिए मेन है। इसके बाद तो फिर आप लोग सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो उसको आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगा करके, और जो भी प्रॉब्लम होगा चाहे कैंटिलीवर का हो चाहे सिविली सपोर्ट बीम का हो, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये याद रखना इसमें लोड नहीं दिया रहता है, ठीक है, इसमें लोड नहीं दिया रहेगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आएगा कैंटिलीवर में कहाँ आएगा भाई, फ्री एंड पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हो। तो और जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, जो गेरे एंड गुडनो की मैंने बुक बता करके रखी, उससे आप लोग क्वेश्चन बनाइए। और जो आपको इंटरनेट पे या फिर किसी टेस्ट सीरीज में आप लोग को अच्छे क्वेश्चन मिल रहे, तो बिल्कुल वो सब क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए। प्रैक्टिस बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़नी नहीं है, थोड़ा बहुत भी ढिलाई नहीं रखनी है अपने प्रैक्टिस में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। तो आई होप ये जो लेक्चर मैंने आप लोग को दिया है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। डिफ्लेक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो क्या है कि अब जैसे जैसे समय आप लोग का बीतता जा रहा है, अब जो एग्ज़ाम है ना वो नज़दीक आ रहा है और सिलेबस जो है वो ख़त्म होने वाला है सॉन्ग का। अब आप लोग का डिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ कॉलम। कॉलम में मैं आपको कॉलम और उसके साथ साथ स्प्रिंग भी बताऊंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर जस्ट एक लेक्चर आएगा जिसमें थ्योरी ऑफ फेलियर के न्यूमेरिकल विद थ्योरी हम लोग एक साथ कवर कर देंगे। तो थ्योरी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो एंड होने वाला है, तो बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को कैरी कीजिए, इंजॉय कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और अपने पढ़ाई में अपने डेडिकेशन में थोड़ा बहुत भी अंतर आने नहीं देना है ना। कभी भी गिव अप नहीं मारना, ठीक है। अभी कई लोगों को जब एग्ज़ाम बहुत पास आएगा ना तो गिव अप वाला सेंसेशन आएगा कि भाई गिव अप कर देता हूँ, मतलब नहीं हो पाएगा, डर बहुत लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। बस मेरा यही आप लोगों से एक मैसेज है। आपको कैसा लगा, कोई डाउट है अगर आप लोग को, तो आज जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट सेक्शन बच्चों आप लोग के लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने जो डाउट्स हैं मुझसे पूछिए, मुझसे बात कीजिए। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।